नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। दरअसल जब से मोदी जी आए तो वो मन की बात करते थे, और मन जो है, मन बड़ा बावला भी होता है, चंचल भी होता है, और मन के भीतर क्या है अभी ये जानना बड़ा मुश्किल है। पर चूंकि चुनाव था और चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये स्लोगन बना कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। इस नारे को जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सागर, बैतूल, हरदा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो भोपाल में रोड शो करेंगे। इससे पहले 7 अप्रैल को जबलपुर में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दौरे अभी प्रस्तावित हैं। सभी 29 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के इरादे को पंख देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सागर से दलित समाज को बीजेपी का संदेश दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने यहाँ दलित समाज की आस्था का केंद्र संत शिरोमणि रविदास के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। वहीं बैतूल हरदा लोकसभा सीट पर सभा कर किसान और आदिवासी समाज को साधने का प्रयास करेंगे। अंत में राजधानी भोपाल में रोड शो से बीजेपी की शक्ति प्रदर्शन की जाएगी। यहाँ बीजेपी की रणनीति प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के बहाने कांग्रेस का मनोबल तोड़ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए जीत का रामबाण बन गया है, इस तरह का नरेटिव है। पता नहीं, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि ये रामबाण था कि नहीं था, पर ये एक प्रकार से नरेटिव तो इस तरह का सेट हो गया है कि ये एक रामबाण है कि भाई मोदी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए सब जगह कैंडिडेट सेकेंडरी है, मोदी की गारंटी और मोदी का चेहरा प्रमुख है। इसलिए मध्य प्रदेश की हर सीट पर उम्मीदवार मोदी की सभा या रोड शो के सहारे लोकसभा में पहुंचने की तैयारी कर रहा है। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कहा है कि बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सागर और भोपाल में भी उनको चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस ने इतने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए आना पड़ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि इस बारे में राजनेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। देखो, इनने सोचा नहीं था कि सागर में, भोपाल जैसी सीटों पर इतनी चुनौती मिलेगी। इनने कल्पना नहीं की थी कि यहाँ भी चुनाव कठिन हो जाएगा। हमने प्रत्याशी अच्छे उतारे, उन्होंने पूरी कांग्रेस को एकजुट कर लिया, और जिस तरह से बीजेपी ने दल बदल कर आया, तो बीजेपी के कार्यकर्ता उदासीन है। वो कह रहा है उन्हीं से वोट डलवा लो, उन्हीं से ले लो वोट। देखिए, मोदी जी भारतवर्ष के इतिहास के सबसे बड़े भाषणबाज प्रधानमंत्री हैं, और अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो कम से कम 5 सभाओं में रोज उनको बोलना है। ये तो उनका कोटा है ही है। हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है, चुनाव का दूसरा चरण सामने आ गया है और एक चरण सफलता के साथ पूरा हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश में अभी तक उनके द्वारा दी गई सौगातें अगर अपन हिसाब लगाएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की सौगातें तो सीधे सीधे हमको मिली है। तो मोदी के मन में एमपी, जैसे कि मोहन यादव कह रहे थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इस बार जब वो आएंगे तो सबसे ज़्यादा बार आने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जब 2020 का मैच होता है तो उसमें ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हमको लोग इकट्ठे करके दे रहे हैं कि एक इनिंग में किसने कितना किया। तो एक प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा बार एमपी आ रहे हैं, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और अभी जैसे कि मोहन यादव जी कह रहे थे कि उन्होंने जिस तरह की सौगातें दी है वो भी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश में बार बार ये बात हो रही कि डबल इंजन की सरकार जो है वो अगर है तो वो ज़्यादा काम करेगी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के, चूँकि उनके चेहरे पे, उनकी गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में वातावरण बनाने, और जो 29 सीट जीतने का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए क्या ये दौरा बहुत ज़रूरी और सघन दौरा और रोड शो भी ज़रूरी है। वैसे तो वो आज छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में
रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं और यहाँ भी 3-4 सभाएं जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस समय बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, सबसे ज़्यादा जगह वो जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जगह वो सभाएं ले रहे हैं और लोग उनको सुनने भी आते हैं और उनके प्रति एक लोगों में एक खास करके बीजेपी के काडर में एक बड़ा भाव है, क्योंकि वो इस समय बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे जो साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। केदार जी कांग्रेस से हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और राकेश का तो स्वागत हमेशा से किया ही जाता रहा है, तो राकेश तो हमारे साथी हैं। तो मैं सबसे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस पूरे दौरे को जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे, किस तरह से देख रहे हैं और इनके आने से जो आप 29 सीट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, अब तो 6 तो चुनाव हो ही गए, अब बाकी बचे हैं, तो उन सीटों पर इसका क्या असर देखते हैं और क्या लगता है आपको कि आप किस दिशा में आगे जाएंगे? देखिए सुभाष जी, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमको 3-4 महीने पीछे चलना पड़ेगा विधानसभा चुनाव के समय जी। और जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तो हम सबने देखा कि मध्य प्रदेश भाजपा का नारा था एमपी के मोदी के मन में एमपी, और तब भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के सरकार के विकास कार्य, उनके करिश्माई नेतृत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करी। कांग्रेस पार्टी 60, 65, 66 पर सिमट गई, हम 163, यानी लगभग 100 सीटों का अंतर है भाजपा कांग्रेस में जी। जबकि पूरी कांग्रेस पार्टी आश्वस्त थी, विभाग बढ़ गए, मंत्री बढ़ गए, निगम मंडल सब तय हो गए थे और स्थिति ये बनी कि लगभग 100 सीटों से अधिक, 101 सीटों पर हमारे 51% से अधिक मत हैं जी, जो अभी 2023 का विधानसभा चुनाव का परिणाम है। और जब हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा करिश्माई राजनेता हो, जिनके नेतृत्व का डंका विश्व में बज रहा हो, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति हों, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर जिस प्रकार युद्धग्रस्त दुनिया में यदि आशा की शांति कोई किरण है वो नरेंद्र मोदी जी हो, तो यदि ऐसे राजनेता भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय तो हमारा सौभाग्य। और इसमें यदि कांग्रेस को आपत्ति होती है तो चिंता का विषय जी। हम हमारे सर्वश्रेष्ठ राजनेता है और वो जनता के बीच जाते हैं और हमने तो दम के साथ कहा कि हमारा अभियान क्या है सर, मोदी की गारंटी सर जी, दम के साथ। और 10 साल की मोदी सरकार के प्रदर्शन के आधार पर, उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगले 25 साल का विजन 2047 का मिशन क्या है और 1000 साल बाद का भारत। सुभाष जी, 1000 साल बाद मैं, आप, राकेश, केदार जी किस योनि में होंगे नहीं पता, हम रहे ना रहे, पर भारत रहेगा, मां भारती रहेगी। तो उस भाव के साथ जो पार्टी काम करती हो, जिसके नेता मोदी जी काम करते हो, तो क्यों नहीं उनकी गारंटी पर काम करेंगे। और देश विश्वास कर रहा है सर। 2014 में 282 सीटें, 19 में बढ़कर 303 सीटें, 31% वोट थे सुभाष जी 14 में, फिर बढ़कर 38% हो गए। अब जिस प्रकार स्थिति है, अब की बार 400 पार फिर मोदी सरकार, आशा करते हैं कि लगभग 50% वोट हम देश में जन आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने वाले हैं जी। तो निश्चित तौर पर बहुत सौभाग्यशाली है। जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के भी दौरे बचे इस मध्य प्रदेश में, 3 चरण का चुनाव शेष है, 26, 7 और 13 मई। तो हम लोग आनंदित हैं और गौरवान्वित हैं कि ऐसे नेता हमारे साथ हैं जी। पंकज जी ठीक बात कह रहे हैं। केदार जी, अभी पंकज जी ने एक बहुत बारीक बात कही कि आप जब विधानसभा का चुनाव होना था तो बहुत आप कॉन्फिडेंट थे, बहुत सारे ऐसा लग रहा था कि ये 15 साल की शिवराज सरकार चली जाएगी और कांग्रेस आ जाएगी। और जैसा पंकज जी ने कहा कि आप लोगों ने, आपके यहाँ पोर्टफोलियो भी तक बांट लिए थे, लोगों ने आपस में तय कर लिया था, पर आप कॉन्फिडेंस में थे। इस बार आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बीजेपी है, उनको लग रहा है कि हम 400 पार जाएंगे। तो आत्मविश्वास आपका भी था पर वो डगमगा गया। अब बीजेपी को पूरा आत्मविश्वास है कि हम 29 सीट लेके आएंगे, 28 नहीं 29 लाएंगे। हम जो कमलनाथ का गढ़ है, छिंदवाड़ा या कांग्रेस है, उसको भी धराशायी कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी ये 6 जगह तो पहले फेज का चुनाव हो गया, उसका भी आप लोगों ने कुछ आकलन किया होगा। और ये जो मोदी जी का ताबड़तोड़ दौरा है वो तो सब जगह होना है, क्योंकि वो स्टार प्रचारक हैं, होंगे भी, क्योंकि आपके इधर से भी राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी, जो भी आपके
प्रचारक हैं वो भी आ रहे हैं, तो पार्टी तो कोशिश ही करती है कि हर कैंडिडेट चाहेगा कि 29 लोकसभा में 29 जगह मोदी जी की सभा हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ का लोकसभा का कैंडिडेट चाहेगा कि मेरे जीत में यदि थोड़ी बहुत भी कमी है तो पूरी हो जाए। तो ये पूरे मोदी जी के दौरे को और ये जो 29 सीट जीतने की बात हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, पंकज जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, बड़े विद्वान हैं और बड़े सरल और अध्ययन करने वाले भाजपा के प्रवक्ता हैं। करीब मुझे भी इनके साथ 10 साल से चर्चा करने का, पिछले 10 सालों से चर्चा करने का सौभाग्य मिला। ये जो मध्य प्रदेश में घटना घटी, ये राजनीति में पहली बार नहीं घटी है कि एक हमारा माहौल था और हम लोगों की सरकार नहीं बनी। ऐसा ही करके अटल जी का भी एक समय था, जब 2004 में अटल जी के उसमें भी यही था, साइनिंग इंडिया का नारा था। तब तो मैं ज्यादा जानकार नहीं था, बच्चा था, कॉलेज में एंट्री हुई थी मेरी, पर मैंने जोर से देखा था, इधर उधर गली मोहल्ले में सुना था कि मोदी वो अटल जी की सरकार बन रही है, अटल जी आ रहे हैं, और वहां भी पोर्टफोलियो ये बढ़ गए थे। तो कभी कभी जनता जो है वो चेंज कर देती। इस तरह का सिनेरियो राजनीति में होता रहता है। इसलिए उस बात पर जाने की बजाय मैं अभी करंट की बात पर जा रहा हूँ। किस बात पर यह है कि जो मध्य प्रदेश में 29 का जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, वो पहले चरण में फेल हो चुका है। क्यों फेल हो चुका है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा मोदी मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, एक्चुअली नारा सही तरीके से बता नहीं पाया सर। ये नारा है एमपी के मन में मुद्दे, मुद्दे के मन में एमपी। भाई ये नारा इस तरीके का है। तो जब जनता के बीच में हम लोग मुद्दे के साथ गए, मुद्दों को लोगों ने कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश में मोदी जी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है वो कपड़े बदलने की है, मोदी जी की गारंटी भाषण देने की है, मोदी जी की गारंटी आरोप लगाने की है, मोदी जी की गारंटी जो है वो सरकारी संस्थाओं का गलत उपयोग करने की है, मोदी जी की गारंटी बेरोजगारी बढ़ाने की है, मोदी जी की गारंटी किसानों को घाटा देने की है, मोदी जी की गारंटी के तहत अड़ोस पड़ोस के जो छोटे मोटे देश है वो हम लोगों के ऊपर आंखें उठा रहे हैं, हमें आंखें दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा करिश्माई, वाक्य में करिश्माई हो सकते हैं, करिश्मा उनके साथ में ईडी का है, सीबीआई का है, पुलिस का है, प्रशासन का है। अब आप देखिए ना कि हरदा में जो ये आदिवासियों और किसानों को समझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, मैं उसी जिले से हूं। जिस जगह पर प्रधानमंत्री जी की सभा की जा रही है, उस किसानों की जमीन जो है वो दबाव में ली गई है। वो किसान गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमारा सारा तार फेंसिंग तोड़ दिया, मेल तोड़ दी, आपने हमारा जो वाटर केनाल का जो लाइन था वो तोड़ दिया, पेड़ और वो सब सफा कर दिए, मुरम डाल दी है, रोड बना दिया, उपजाऊ जमीन को आपने एक तरीके से ग्राउंड बना दिया है। इसको वापस रिपेयर करके वापस कल्टीवेटेड करने योग्य जमाने के लिए, भूमि बनाने के लिए आप क्या करके दोगे? तो यहाँ पर कलेक्टर एंट्री करते हैं, जो हम लोग आरोप लगाते आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, पुलिस प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ रही है। कलेक्टर गारंटी ले रहे हैं, पटवारी लिख के दे रहे हैं कि सभा होने के बाद हम बराबर कर देंगे, जबकि उनका काम नहीं है। यहाँ के एसपी चिट्ठी लिखते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए हरदा जिले की तमाम मंडियों को, 4 बड़ी बड़ी मंडियां हैं, उनको बंद रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में भाजपा बहुत ही कंफ्यूज है, डरी हुई है, क्योंकि इनका जो झूठ का गुब्बारा था वो फूट चुका है। सर, वास्तविकता सबके सामने आ गई है। जो मीडिया मैनेजमेंट, जो इवेंट मैनेजमेंट के नाम से जो मोदी जी का चेहरा बनाया था वो विफल रहा। मध्य प्रदेश में इनके पास कोई करिश्माई नेता नहीं है, मध्य प्रदेश में इनके पास कोई अच्छा नेता नहीं है जो जनता को कन्विंस कर पाए। इसीलिए इनको दिन भर दिल्ली और बाहर के नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे हमारा राष्ट्र सिक्योर हो जाए। सर, पंकज साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं भी सहमत हूँ। 1000 साल आगे का हमको सोचना चाहिए, हमें 100 साल आगे का सोचना चाहिए। मैं मेरे बड़े भाई की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। पर सर, वो 65 लाख 66 लाख बच्चे 0 फीट जिनको खाने का नहीं मिल रहा है सर, 2 लोग जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो लोग कल अस्पताल में है सर उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। सर, बच्चा कल स्कूल जाना है, वो उसके पास पुस्तक कापी नहीं है सर, वहां पंखा नहीं है, मंडियों में पंखे नहीं लगे हैं सर, व्यवस्था नहीं है। आज की तारीख में कल का भारत कैसा होगा? हम दूरदृष्टि दिखाकर, हम चांद पे पहुंचाकर कल की समस्याओं से दूर नहीं भाग सकते। देश को पहले शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटना होगा। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में
पूरी तरीके से भाजपा फेल है, इसलिए लॉन्ग टर्म के विजन पर इस भाजपा का कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉलर की स्थिति आप हम सब जान रहे हैं। तो केदार भाई, आप जो बात कह रहे हो, तो जब भाजपा शासन में नहीं आई थी और जब कांग्रेस का शासन था, तो इसी भोपाल शहर में एक बड़े शायर होते थे, दुष्यंत कुमार, और उनका एक शेर था जो किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है। जो बात आप कह रहे हैं वही बात मुझे लगा कि इस पे ये बात आप लोगों के साथ साझा करूं कि भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या, आजकल है दिल्ली में जहरे बहस ये मुद्दा। सवाल ये है कि व्यवस्था कोई भी रही हो, पर एक शायर इस तरह से भी देखता है कि हमारा आज क्या है, हम आज कहाँ पे भुगत रहे हैं। अगर हम आज महंगाई की मार झेल रहे हैं, हम 80 करोड़ लोग को सस्ता अनाज देने के लिए बाध्य हैं, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, पर इसके बावजूद भी जो है भाजपा जो है वो आपसे कह रही कि हम 2047 में स्वर्णिम भारत बनाएंगे, और आपको आगे का विजन दे रही है। और लोग, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो लोगों ने विश्वास भी किया है, और लोग विश्वास भी कर रहे हैं कि भाई ये मोदी की गारंटी है, मोदी जी जो हैं वो बहुत आगे के नेता हैं, और वो देश के नहीं विश्व के नेता हैं। तो वो अब केवल देश की बात नहीं करेंगे, अब तो पूरे विश्व की बात करेंगे, और लोगों को इन पे भरोसा है। पर आपकी पार्टी ने जिस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो बात मैंने आपसे कहा, अभी आप जो बात कह रहे हैं, वो उतने पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, और क्यों लोगों को लग रहा है कि मोदी की जो गारंटी है वो ज़्यादा कारगर है? सर, इसमें मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूँ। आपके पास जो खबर है उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता, पर जो हमारे पास खबर है, हमने जमीन पे पूरी लड़ाइयां लड़ी हैं। हमारे सबसे बड़े नेता केरल से लेके कश्मीर तक, कन्याकुमारी से सीधे वहां तक पैदल यात्रा करते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा करते हैं, दिन भर हर जगह वो छोटे बड़े उन लोगों से मिलते हैं जो प्राइमरी मेंबर नहीं है पार्टी के। सर, इससे बड़ा डेडिकेशन हो क्या हो सकता है पार्टी में? उसी का परिणाम है कि जो आज हमारा मैनिफेस्टो हो सकता है, पंकज साहब मेरी बात को एज विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं इसलिए वो डिनाई भी करेंगे, परंतु आप देख लीजिए कि वर्तमान परिवेश के लिए किसानों को एमएसपी गारंटी देने की बात हुई है। सर आप देख लीजिए, इसमें एक बात जो इस मैनिफेस्टो में निकल कर आई है उसमें मीडिया ने बहुत कम ध्यान दिया है, वो मैं, अगर आप 1 मिनट का समय देंगे तो मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। भारत में खेती घाटे की है, खेती को इंसेंटिव दिया जा रहा है, खेती को सब्सिडियां दी जा रही है, उसके बाद भी 28% तक का जीएसटी टैक्स लग रहा, मंडी टैक्स लग रहा, किसान आत्महत्या हो रही। इस चीज में एक बात निकल के आई कि जब किसानों का घाटे में खेती है तो उस पर जीएसटी क्यों लगे? जीएसटी से मुक्ति की बात की है सर, ये बहुत ही यूनिवर्सल सोच इसको मैं कहूंगा। बाकी चीजों पे हो सकता है हमारी दो राय हो सकती हो, महिलाओं को 1 लाख देने पे हो सकता है पंकज साहब 1.25 लाख दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ये दूसरी चीजें दे सकते हैं, परंतु इस लेवल की जो सोच अगर डेवलप हुई है तो वो इसीलिए हुई है कि हम जनता के बीच में है, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, और हर उस जरूरतमंद के बीच में है जिसको आशा है कि एक सरकार उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। ठीक है केदार जी, हम पंकज भाई के पास चलते हैं। पंकज जी, जो अभी केदार जी बहुत सारे सवाल कर रहे थे और जो मैं उनसे पूछ रहा था, तो चूंकि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी है, तो ऐसी मध्य प्रदेश की वो कौन सी चीज़ें हैं जो मोदी जी का मन भाप ले रहा है, और जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनका मन जो है वो ये मोदी जी को भाप ले रहा है कि भाई ये मोदी की गारंटी के साथ यदि हम जाते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश की ये चीज़ें हैं जो हमारे भीतर हमको तकलीफ है या जो हमारी ज़रूरतें हैं वो मोदी जी की अगर सरकार आएगी तो पूरी होगी। देखिए सुभाष जी, 2014 में जब मोदी जी जनता जनार्दन के सामने प्रधान सेवक के रूप में आए तो लोगों को आशा थी नरेंद्र मोदी जी से। 2019 में वो आशा विश्वास में बदल गई और अब वो गारंटी के रूप में जी। और पिछले 10 साल से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेत खलिहान, किसान, मजदूर, नौजवान किसान, रोडवेज, वाटरवेज, अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, रक्षा से लेकर गृह के क्षेत्र तक, 370 से लेकर ट्रिपल तलाक तक, और भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर मोदी जी ने उन सबको गलत साबित किया कांग्रेस के लोगों को। इसी देश में क्या हमने सुना था कि 370 हटा के देखिए आग लग जाएगी कश्मीर में। आज कश्मीर पहले से ज्यादा संपन्न खुशहाल है।
ट्रिपल तलाक पर इस देश में शाहबानो प्रकरण हुआ, तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कोर्ट का फैसला बदलने के लिए संसद का उपयोग किया, सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक न चला जाए। और अभी ये नजारा दूर नहीं है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण क्यों ठुकरा दिया? तुष्टीकरण, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र क्या बात करता है सर कि मुस्लिमों को अधिक अधिकार मिलेंगे, 1936 के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के समान। 2006 में स्ट्रक्चर कमेटी लाए थे सुभाष जी, और उसके बाद प्रधानमंत्री तत्कालीन रहे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, मुसलमानों का अधिकार। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं पंकज भाई, यहाँ पे आपको रोकूंगा प्लीज। हम बात कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका। केदार भाई सुनो ध्यान से, आपकी बात सुनिए, उत्तर देना आपके सर। सबका विकास। दूसरा, ये भाव क्यों? राम मंदिर का विरोध क्यों? क्या दिक्कत है राम मंदिर से आपको? आप राम सेतु को काल्पनिक बताते हो आप। हम तो कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा विकास का है। आज यदि भारत के झंडे को लेकर पाकिस्तान और दूसरे देशों के लोग यूक्रेन के युद्ध में अपने आप बचाव कर रहे हैं, ये गर्व का विषय है। हम मां भारती के उस परम वैभव की बात कर रहे हैं जो सोने की चिड़िया देश था, उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक और घोषणा पत्र आपका खंड खंड भारत को बांटने वाला। आपके नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का संघ है। ये विभाजन की मानसिकता, देश बांटने से लेकर आज तक। आप बांटकर राजनीति करना चाहते हो, हम जोड़कर राजनीति करना चाहते हैं। अखंडता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। और मैं सुभाष जी आंकड़ों के आधार पर बात कर, मैंने पिछले आंकड़े गिनाए आपको। आप तो और चलिए 10 साल की छोड़ दीजिए, 10 चुनाव की बात कर लेते हैं। 84 के चुनाव से लेकर 10 चुनाव हो चुके इस देश में। 8वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा आ गई। कांग्रेस पार्टी की 400 सीटें थी इंदिरा जी के जाने के बाद, और 400 से गिरकर सीधे 144 पर आई, और आज 44 पर कांग्रेस पार्टी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 44 की 29 सीटें, 15 केरल में। पर मेरा क्या कहना है पंकज भाई, बात सुनिए ना, समय जो है राजनीतिक दलों का, ये आप ही खुद इतिहास बता रहे हो, तो किसी को ये बहुत गर्व नहीं होना चाहिए कि अगर वो 400 से ऊपर भी आया था तो 40 पर भी जा सकता है अगर उसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। केदार जी कुछ कहना चाह रहे थे आप बहुत देर से, आप बोलिए केदार जी। हाँ, पूरी झूठ कही, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने कृषि का कहा, इनसे पूछिए, ओएसडी की रिपोर्ट आई है, 15 लाख करोड़ का एक साल में घाटा हुआ। 43 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है, इनसे पूछिए। सबसे ज्यादा अपराध जो है वो भारत में हुए, सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ अधिकारियों का तो इस सरकार में हुआ। व्यापारियों के साथ सबसे ज्यादा लूट हुई है तो इस सरकार में हुई है। सबसे ज्यादा डंकी प्रक्रिया के साथ बने हैं लोग, अगर विदेशों में जा रहे हैं तो वो हमारे भारत से जा रहे हैं, ये शर्म की बात है। फिर आगे की बात करते हैं, इन्होंने भारत की एकता और अनेकता की बातें तो बहुत कही। भारत में एकता और अनेकता का जो एक संबंध है उसको ये बना के रखते कहाँ है? परसों के दिन मोदी जी ने खुलेआम एक भारत के एक वर्ग को सीधा टारगेट किया, झूठा टारगेट किया। और आज ये मनमोहन सिंह जी के ऊपर झूठ बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि मुस्लिमों का पहला हक है। अरे पहला हक तो आप दे रहे हो, हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि 22 लोगों के पास देश के 70 करोड़ की संपत्ति है, हम उसका एक्सरा करेंगे। आज मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपका काल स्वर्णिम काल था तो आपको भगाया नहीं जाता। हर दिन सोशल मीडिया पे वीडियो देखिए पंकज भाई, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। वापस आपका दौर जो है वो चला गया, गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, आपके लोगों के लिए बैनर होर्डिंग लग रहे हैं। इस तरीके का आपका पार्टी का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जिसमें कांग्रेस से आए दिन आयात करते जा रहे हो। आपके पास विजन नहीं है। परसों मंगलसूत्र की बात पे आ गए आपके मोदी जी। किस एक राष्ट्र के सबसे बड़े नेता किस लेवल की बात करेंगे, जिन्हें खुद को समझ में नहीं है कि किस तरीके से हमारा जब कोरोना काल हुआ था कैसे लोग मारे गए थे, उस समय इन्हें मंगलसूत्र की याद नहीं है। चलिए केदार जी और पंकज जी, थोड़ा मैं आप दोनों को रोकूंगा। मेरे सहयोगी राकेश हैं। राकेश, चूंकि मोदी जी जो हैं छत्तीसगढ़ से ही एमपी जाने वाले हैं और आज उनका सघन दौरा यहाँ है और वो एमपी में रोड शो भी करेंगे, तो मोदी जी चूंकि अब सर्वाधिक बार मध्य प्रदेश आने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उनके दौरे को लेकर किस तरह का उत्साह है या किस तरह का माहौल है, ये इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। देखिए सुभाष जी, अभी जो डिबेट हो रही थी और इस डिबेट में सुनने को मिला कि बीजेपी 2045 के विजन को लेकर आगे चल रही है, तो ये बात सही है।
क्योंकि अगले 25 सालों में देश किस ओर बढ़े इसको लेकर बीजेपी काम कर रही है। देखिए, बीजेपी लगाना विपक्ष का काम है और विपक्ष ने ये भी बताया है कि किस तरह से राहुल गांधी जो नेता है, जो उन्होंने पूरे देश भर में अलग अलग लोग मिले हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो हालांकि देखिए अभी लोकसभा चुनाव के जो तो पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोकस बीजेपी आगे बढ़ रही है यदि बात है, तो मध्य प्रदेश में तमाम लोक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं। वो साफ तौर पर माना जाए कि बीजेपी तो माना जाए कल जो प्रधानमंत्री। ठीक है राकेश, हम अभी आपसे बात करते हैं। मैं फिर से जो है एक बार जो है पंकज चतुर्वेदी जी के पास चलता हूं। पंकज जी, संक्षेप में जो है आप अपनी बात अभी हमारे सहयोगी केदार सिरोही जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे थे, उनकी बात का जवाब दीजिए। मैं सर ये उत्तर दे रहा था कि कांग्रेस के आरोप 10 चुनाव से लगातार झूठे सर। हम तो इंदिरा जी के समय 2 सीटों पर रह गए थे सर। एक सीट रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश में जीती, एक गुजरात की मसड़ा पटेल साहब ने जीती, बाकी अटल जी तक चुनाव हार गए थे। आपने ठीक कहा, लेकिन वो पार्टी उत्तरोत्तर प्रगति करती गई जो जन विश्वास को अर्जित करती थी। कांग्रेस पार्टी 400 से 44 पर आ गई, हम सर 200 से 303 पर आ गए और लक्ष्य बना रहे 370 का इस बार, और अब की बार एनडीए के साथ 400 पार। 417 हमारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के साथ 250 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। 25% जगह ये इंडी गठबंधन आपस में झगड़ा करता है। ममता बनर्जी कहती है कांग्रेस के लिए क्या क्या कहा सामने, अखिलेश ने क्या क्या कहा कांग्रेस के सबके सामने। चिरकुट पार्टी कांग्रेस, अखिलेश यादव जी के बयान, इन पर विश्वास मत करना, मैं तो बात नहीं करता। पर खजुराहो देख लीजिए पंकज भाई, पर जो भी सुने ना, जी। पानी पी पी के जो कांग्रेसी बीजेपी को सालों साल कोसते रहे, आपने उनके लिए अपने दरवाजे खोले और वो अभी आपके साथ हैं। अगर उनके भी बयान आप निकालोगे तो उन्होंने कोई बीजेपी को बहुत अच्छा तो नहीं कहा था। देखिए सर, सवाल बीजेपी को अच्छा और बुरा का नहीं है। हम तो उस बेमेल गठबंधन की बात कर रहे सर। क्या आज 25% इंडी गठबंधन के दल आपस में लड़ रहे? क्या स्थिति इनकी है कांग्रेस पार्टी की? क्या ये 250 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी जिनमें से इनकी हार सुनिश्चित है? 65 सीटें एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। एक सीट छत्तीसगढ़, 2 सीट छत्तीसगढ़, एक मध्य प्रदेश, राजस्थान 0। तीनों जगह सरकारें कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में 18 में इन्हीं की सरकारें थी तीनों राज्यों विधानसभा में। तो ये स्थिति है सर। तो चलिए, वो फिर से मुझे लगता है कि आपने जो हिंदी पट्टी के राज्य थे उसमें आपने अधिकतम अचीव किया है पिछले चुनाव में, इसमें कोई दो मत नहीं। और एक आध 2 सीट छूट गई थी, जैसे मध्य प्रदेश में 1 छिंदवाड़ा सीट छूट गई थी, छत्तीसगढ़ में 2 सीट छूट गई थी। तो आपका लक्ष्य है कि ये भी ना छूटे और पूरी की पूरी जो है हम पूरी सीटें जीतें। तो हो सकता है कि मोदी जी का भी जो दौरा हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो 1 सीट, अब चूंकि छिंदवाड़ा का चुनाव तो हो गया तो वो बाद में पता चलेगा कि वहाँ क्या हुआ है, पर बाकी जो सीट बची हुई हैं 23 सीट, उसमें मोदी जी का प्रभाव हमको देखने मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।